नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। प्रदेश में जालसाजों का जाल फैलता जा रहा है। इसकी चपेट में आम से खास लोग तक आते हुए नजर आ रहे हैं। जालसाज ठगी के हर रोज नए से नए तरीकों को इजाद कर रहे हैं, जिसका शिकार अब बने हैं मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार रईस सिंह। इनकी फर्जी फेसबुक आईडी साइबर जालसाजों ने बनाई और इसके बाद उनके परिचितों से जालसाजों ने रुपए की मांग की। इसकी जानकारी सूचना सलाहकार को हुई तो उन्होंने अपने परिचित से मुकदमा दर्ज करवाने को कहा। पीड़ित ने गोमतीनगर विस्तार थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दे दी है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इसकी जांच भी अब शुरू कर दी है। लखनऊ जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे गोमतीनगर विस्तार इलाके में रहते हैं। उमाशंकर दुबे के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार रईस सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दोस्त हैं। उन्होंने बताया कि फेसबुक मैसेंजर पर रईस सिंह की आईडी से मैसेज आया। मैसेज में हालचाल पूछने के बाद उनसे 25,000 रुपए की मांग की गई। इसमें मैसेज में एक मोबाइल नंबर 7662868718 ये नंबर दिया गया, जिसमें गूगल पे करने को कहा गया। उमाशंकर दुबे के मुताबिक उनके मोबाइल में गूगल पे नहीं है तो उन्होंने पेटीएम का विकल्प दिया। इस पर मैसेज भेजने वाले जालसाज ने पेटीएम का दूसरा नंबर दिया, जो कि 9759345495 है। जो नंबर बदला हुआ था वो किसी कपिल कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड था। संदेह होने पर उन्होंने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार रईस सिंह को दी। रईस सिंह ने बताया कि किसी ने उनकी तस्वीर लगाकर फर्जी तरीके से उनके नाम से एक फेसबुक आईडी बनाई है। उन्होंने कोई रुपए की डिमांड नहीं की है। इसके बाद उमाशंकर दुबे गोमतीनगर विस्तार थाने में तहरीर देने पहुंचे। इस पर पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज करके अब जांच शुरू की है। लगातार जहां ऑनलाइन के ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार रईस सिंह की फर्जी फेसबुक आईडी का इस्तेमाल ठग ने किया है। आपको बता दें, लखनऊ के विस्तार नगर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जो रईस सिंह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार है और उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके ही एक 25 से पैसे मांगे गए और ऑनलाइन जब पेमेंट नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने दूसरे तरीके से पेमेंट करने के लिए कहा और ऑनलाइन ही जब उन्होंने उसका नंबर दिया तो नंबर किसी और का, जिसके बाद शक होने पर जो उमाशंकर दुबे हैं जो उन्होंने लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले की अब पुलिस जांच करें। आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो ऑनलाइन ठग हैं, जो फ्रॉड है, वो किस तरीके से सक्रिय है और लगातार वो जालसाजी का है वो काम कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि लखनऊ की गोमतीनगर विस्तार की जो पुलिस है वो कब इस मामले में खुलासा करती है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और आइए अब हम आपको इस मामले से जुड़ी हुई 2 तस्वीरों को दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखें कि किस तरीके से जालसाजी की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जालसाजों के खिलाफ थाने में दी गई शिकायत की कॉपी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर ठगों को मैसेज और बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी है जिसको आप देख सकते हैं। और इन दोनों को ही देख करके आप समझे, पहला तो यह है कि अगर इस तरीके से कोई भी ठगी या फिर आपको संदेह होता है तो जरूरी है कि उसको तुरंत रिपोर्ट करें, क्योंकि कई मामले ऐसे भी होते हैं, जालसाजों के हौसले इसलिए भी बुलंद होते हैं कि मामले रिपोर्ट नहीं होते हैं। दूसरा, ऑनलाइन पेमेंट कैसे आपसे करवाया जाता है, किस तरीके से आपको तरह तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर उसमें तमाम पेमेंट के वो ऑप्शंस हैं जो आपको दिए जाते हैं, और इसी के माध्यम से जब ये पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो फिर आपके साथ ठगी हो जाती है और उसके बाद इनको आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये 2 तस्वीरें इस जालसाजी उस ठगी से जुड़ी हुई हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो इस मामले में शिकायतकर्ता उमाशंकर दुबे और डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। देखिए, फेसबुक पर हमको एक मैसेज आया और हमारे मित्र हैं रईस सिंह जी जो मुख्यमंत्री जी के सूचना सलाहकार हैं। इनका फेसबुक पर जो मैसेज था, प्रोफाइल थी उन्हीं की लग रही थी और उसमें मैसेज आया कि मुझे 25,000 रुपये की आवश्यकता है, किसी को देना है। तो और एक नंबर भी हमको दिया गया था, जिस पर हमने देखा तो मेरे पास चूँकि गूगल पे नहीं था तो हमने कहा कि आप पेटीएम नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने जो पेटीएम नंबर दिया वो कोई और नाम से था। तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ कि आखिर ये रईस जी का नंबर नहीं है और पेटीएम नंबर कोई और दे रहे हैं। देन हमने पैसा उनको नहीं दिया और हमने रईस जी से फ़ोन पर बात किया तो उन्होंने बताया कि उनकी कोई प्रोफाइल के क्रोम बना करके, नई प्रोफाइल बना करके इस तरीके से फेक उन्होंने काम किया है और किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला साइबर क्राइम का है और इस तरह के कोई धोखाधड़ी का शिकार न हो और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसको लेकर के हमने गोमतीनगर विस्तार के थाने में एक मुकदमा पंजीकृत कराया है। इसमें कल एक सूचना प्राप्त हुई है पुलिस को उमाशंकर दुबे जी द्वारा, जिसमें ये बात कही गई है कि एक फेसबुक आईडी से उनसे पैसे मांगे गए हैं। वो फेसबुक आईडी को जब पुलिस ने तफ्तीश की है तो वो एक फर्जी फेसबुक आईडी है।
इस फेसबुक आईडी संबंध में एक सूचना आरटीआई की का मुकदमा दर्ज किया गया है और जो भी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो की जा रही है। तो वाकई में देख रहे हैं आप किस तरीके से हैरान कर देने वाला ये मामला है। सीएम के सूचना सलाहकार के नाम पर यह ठगी की गई है, लेकिन इसमें तत्परता तुरंत चूंकि जिस शख्स के साथ यह ठगी की जा रही थी उन्होंने दिखाई और इस वजह से यह मामला रिपोर्ट हो गया है। लेकिन इस तरीके के तमाम ऐसे मामले हैं और खासतौर से अगर आप फेसबुक या कोई सोशल साइट्स को आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर इस तरीके की तमाम जो गतिविधियां हैं उनको बहुत आसानी से लोग अंजाम देते हैं। और इसलिए आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं और आप इस तरीके से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपको सचेत रहना भी बहुत जरूरी है। आज हम इस पर चर्चा भी करेंगे, साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ रहेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि आप ऐसे जालसाजों को दरअसल कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनको ट्रेस कर सकते हैं, कैसे ये आपको इस ठगी का शिकार बनाते हैं और इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं। ये सारी चीजें चर्चा के दौरान होंगी, लेकिन उससे पहले ये समझना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस तरीके की ये कोई पहली घटना नहीं है और ये तो एक बड़ा मामला इसलिए भी है कि सीएम के सूचना सलाहकार हैं, लेकिन इस तरीके की ठगी अमूमन आम लोगों के साथ भी होती है क्योंकि आपका भी कोई जानकार किसी के दूसरे के नाम से इस तरीके से आईडी बना करके आपसे रुपए पैसे की डिमांड कर सकता है और फिर अगर आप उसके झांसे में आते हैं तो फिर आप भी इस ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस पर आखिर काबू कैसे पाया जाए, इस पर अंकुश कैसे लग सकता है, साइबर जालसाजों से निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं और इसके अलावा इनको लेकर के जो प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। आज थोड़ा इस विषय को भी समझेंगे और अगर आपके साथ इस तरीके की कोई घटना घटित हुई है तो फिर तुरंत और तत्काल आपको क्या करना है, आज चर्चा में ये भी होगा। लेकिन ये जो घटना हम आपको इस समय बता रहे हैं लखनऊ में जो कि सामने आई है, ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि जो साइबर ठग हैं वो न सिर्फ आम लोगों की प्रोफाइल बनाकर बल्कि आप देखिए इस तरीके के जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके नाम से भी फेक आईडी बना करके इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं और बहुत आसान इस तरीके से झांसे में फंसाना और उसके बाद पैसे की डिमांड करना, अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना और उसके बाद वहां से फरार हो जाना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी प्रशासन के लिए है क्योंकि जिस तरीके से इस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उन सब के बीच में ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर इस तरीके की ऑनलाइन फ्रॉड या ठगी हो रही हैं तो उनसे कैसे बचा जाए, उससे निपटने के इंतजाम क्या हो सकते हैं। आज दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहले मैं उनका परिचय करवा देता हूं फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। राहुल मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका। और सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल जी आपसे ही मैं आज इससे चर्चा की शुरुआत करूंगा। आप फेसबुक या फिर तमाम वो सोशल साइट्स इस तरीके का, हालांकि ये तो हाई प्रोफाइल मामला है लेकिन इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं जिनकी भरमार है और आए दिन हम लोग सुनते हैं कि इस तरीके से कोई फर्जी नाम से आईडी बनाता है, पैसे की डिमांड करता है और वो अमूमन आपकी जान पहचान का ही होता है। कैसे इससे निपटा जा सकता है, सवाल ये है। और दूसरा थोड़ा ये बताइएगा कि ये जो पूरा जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है ये कैसे होता है। आप एक एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। देखिए, किसी की भी फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बना लेना ये बहुत ही आसान काम है। इसके लिए अगला व्यक्ति क्या करता है, आपकी वही प्रोफाइल पिक इस्तेमाल करता है जो आपने अपने प्रोफाइल पे लगा रखी है और आपकी सेम कवर पिक यूज करेगा और एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करता है और फिर आपके दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट भेजने के बाद उनसे कहता है कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपको 10 दिन बाद 15 दिन बाद वापस कर दूंगा। और इसके ये काम करने के पहले अगला व्यक्ति लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ता है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऑलरेडी जो आपका फ्रेंड है या आपको रिक्वेस्ट भेज करके पैसे की डिमांड कर रहा है तो कभी भी उसको पैसा ना दे, क्योंकि इस तरह से ये फ्रॉडस्टर्स का एक तरीका होता है आपको कन्विंस करने का। दूसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जब कभी भी आपकी फेक प्रोफाइल बन जाए तो सबसे पहला काम ये करें कि उसको रिपोर्ट कराएं। आपके फ्रेंड्स जो है 7-8 दोस्तों से आप कहें कि उसको रिपोर्ट करें। वहां जब फेसबुक में जब आप जाएंगे किसी प्रोफाइल पे रिपोर्ट ऑप्शन पे और रिपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक उस प्रोफाइल को ब्लॉक कर देता है। आपको उसे बताना होता है कि दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। उस ऑप्शन को जैसे सेलेक्ट करके आप उस अपने फ्रेंड को सेलेक्ट करेंगे जिसका फेक प्रोफाइल बना है तो ऑटोमेटिकली फेसबुक उसको विद इन 2-3 आवर्स ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देगा। दूसरी चीज, फेसबुक का गलत इस्तेमाल कब होता है? ये तब होता है जैसे फेक, हम किसी को फेक प्रोफाइल बनाने से नहीं रोक सकते लेकिन हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं जिससे उस राहुल जी देखिए मैं ये चीज आपसे जरूर समझूंगा, थोड़ा बताइएगा कि सावधानी हमको क्या बरतनी है। लेकिन एक सवाल मैं राहुल यहाँ पे और जोड़ूंगा,
थोड़ा सा ये समझाइए, क्योंकि कुछ जानकारी इस तरीके की भी मुझे दी जा रही है कि जो मैसेंजर्स है, खासतौर से फेसबुक का जो मैसेंजर है, उसके थ्रू ऐसा होता है कि डमी एक तरीके की बना दी जाती है, यानी कि आपका ही एक डुप्लीकेट एक तरीके का अकाउंट होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हमको फेसबुक पर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन मैसेंजर पर आपको लगेगा कि हुबहू वही आदमी है, कुछ पुरानी चैट्स भी होंगी, और फिर अगर वो शख्स आपसे डिमांड कर ले पैसे की, तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें और कैसे ये हो जाता है, क्योंकि मैसेंजर पर फ्रॉड्स ज्यादा हो रहे हैं, जो जानकारी मुझे दी जा रही है। राहुल, नहीं, जैसा आपने कहा कि कोई व्यक्ति किसी का सेम मैसेंजर यूज कर रहा है, तो ये फेसबुक हैकिंग का केस होता है। आजकल फेसबुक अकाउंट्स हैक भी बहुत हो रहे हैं। ऐसे लोगों के अकाउंट्स हैक होते हैं जो अपना मोबाइल नंबर ही अपना पासवर्ड रखते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें जो लोग अपना मोबाइल नंबर ही, यूजर नेम और मोबाइल नंबर ही पासवर्ड डाल देते हैं, तो क्या होते हैं, जो हैकर्स होते हैं या जो जिनका इनका मैलिशियस इंटेंशन होता है, वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स पे ट्राई मारते हैं। आपका मोबाइल नंबर रैंडमली लिया, मोबाइल नंबर यूजर नेम में डाला, मोबाइल नंबर पासवर्ड में डाला, और हो सकता है आपका अकाउंट लॉगिन हो जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10% यूजर्स ऐसे होते हैं जिनका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 होगा, या 1 से लेकर के 10 तक की गिनती होगी, या हो सकता है उनका मोबाइल नंबर होगा। इसको हम डिक्शनरी बेस्ड अटैक कहते हैं। तो जिनके भी पासवर्ड आसान होते हैं उनको क्रैक कर पाना बहुत आसान होता है, और इसी तरह इसके बाद अगला व्यक्ति उनका मैसेंजर आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, और आपको लग रहा होगा कि ओरिजिनल व्यक्ति आपसे पैसे मांग रहा है। तो इससे बहुत सतर्क होने की जरूरत है। जैसा आपने बताया कि पिछली चैट्स देख के आपको लगेगा कि आप एक ओरिजिनल व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बट हो सकता है उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया हो। तो लोगों को हमेशा अपना मोबाइल नंबर या अपने घर के किसी मेंबर का मोबाइल नंबर अपना पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। चलिए राहुल, मैं और इस विषय को समझूंगा, लेकिन सूर्य कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार जी, देखिए ये तो वो स्थिति है कि तू डाल डाल में पात पात, आप जितनी व्यवस्थाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो हैकर्स हैं या फिर जिनकी मंशा ही ये है कि उनको इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देना है, एक बड़ी चुनौती क्या देख पा रहे हो, और क्या हमको लग रहा है कि हमारा अमला या हमारा प्रशासनिक अमला या जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि साइबर क्राइम को रोका जाए, वो इतना मुस्तैद और तैयार है, या उसमें कमी पाते हैं अभी? भाई साहब, ये बहुत चिंता का विषय है, और आपने बहुत प्रासंगिक मुद्दे पर यह परिचर्चा रखी है। और मैं तो ये निवेदन करूंगा कि अभी जिस प्रकार तेजी के साथ पब्लिक में मोबाइल फोन का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का प्रचार हुआ है, उसका उपयोग लोग करने लगे हैं, तो बड़ी जरूरत है कि इसमें आप लोगों यानी मीडिया की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी जनता को प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। और बल्कि मैं तो कहूंगा कि सरकार को एक कानून इसका भी बना देना चाहिए कि जो मोबाइल फोन बेच रहे हैं और उनकी सिम बेच रहे हैं, ये लोग भी इस नई विधा में जनता के लोगों को प्रशिक्षित करने का कुछ काम शुरू कराएं, चाहे वो ऑनलाइन शुरू कराएं, ऑफलाइन शुरू कराएं। अन्यथा ये उस तरह की स्थिति हो रही कि जैसे एक नया समाज बनता है, तो पहले पुलिस अपराधों को रोकने का काम करती है, फिर अपराध हो जाता है तो पता लगाने का काम करती है, फिर मुलजिमों को पकड़ करके अदालत में पेश करने का काम करती है, फिर अदालतों का काम होता है और सरकारी वकीलों का काम होता है कि उस मुलजिम को सजा दें और उससे वो जो सामान उसने चोरी किया है, ठगा है, वो बरामद किया जाए। अब ये एक नई क्राइम की दुनिया पैदा हुई है। अभी पुलिस के पास ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार के काम में प्रशिक्षित हैं, बहुत बिरले हैं जो अभी अच्छी तरह से साइबर क्राइम की सारी विधा को समझते हैं। तो पुलिस विभाग को जरूरत है कि ऐसे लोगों को स्पेशल रिक्रूटमेंट किया जाए जो साइबर क्राइम के जानकार हैं। उसको रोकने के लिए गली गली घूमने की नहीं, मोबाइल फोन लेकर, कंप्यूटर लेकर बैठ करके ऐसे साइबर क्रिमिनल्स का पता लगाने की जरूरत है, जिसको हम कहेंगे साइबर क्राइम इंटेलिजेंस। ये अभी इंटेलिजेंस यूनिट बनी नहीं है, इसकी जरूरत है। और फिर उसके बाद बिल्कुल सूर्य कुमार जी, देखिए आपने बड़ी बात कही है, थोड़ा इस विषय पे मैं और विस्तार से चर्चा करूंगा आपके साथ, क्योंकि साइबर क्राइम इंटेलिजेंस की जो आप बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा, इसका एक स्वरूप क्या होना चाहिए, वर्क कैसे करेगा, इन सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इस बीच नेहा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि एक पीड़ित हैं, इनकी जरा बात को सुनते हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। क्या हुआ है आपके साथ, थोड़ा विस्तार पूर्वक अगर आप बता पाए, कैसे आपको ठगी का शिकार बनाया गया?
सर हमें सलमान खान के फाउंडेशन में मैंने हेल्प मांगी थी। तो फिर मुझे वहाँ पे नंबर मिला था अमित आहूजा का। हाँ, जिसपे मैंने इनको मैसेज किया था, तो इन्होंने कुछ दिन तक तो कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद इन्होंने मेरे को रिप्लाई किया कि जी आपके लिए सलमान सर ने आज ही 6 करोड़ का इन्होंने डोनेट करने का कहा हुआ है। तो जिसमें आपके लिए भी आपका 20 लाख रुपया है जो आपको डोनेशन में मिलेगा करके। तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर इन्होंने कहा था कि आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा ठीक है सर, क्या प्रॉब्लम है आप मेरे को बताइए, मैं कर लूंगी जो भी रहेगा इस टाइम पे। उन्होंने कहा कि इनका जो 20 लाख रुपए आपको मिलेगा उसका कन्वर्सन चार्जेस आपको पे करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, वो मैं कर देती हूँ। तो इन्होंने रात में मुझे फोन किया था 11 बजे के आसपास, कहा था वो पे आपको अभी करना है। मैंने कहा जी अभी तो मेरे पास जितना है अकाउंट में मैं आपको वो ट्रांसफर कर देती हूँ, बाकी मैं आपको अगले दिन मॉर्निंग 11 बजे ट्रांसफर कर दूंगी। फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है जी चलेगा, अभी वाला जितना है आप कर दीजिए। तो मैंने इनको रात में किया। फिर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग इनका 8 बजे मेरे पास कॉल आया है कि मैम आप अभी कर दीजिए, तो 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं अभी करवा देती हूँ। तब भी मैंने 11 बजे तक इनको सारा ट्रांसफर दे दिया था। उसके बाद फिर इन्होंने एक दिन मेरे से बात की है, दूसरे दिन इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। कोई बात नहीं, कोई मैसेज नहीं, किसी चीज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे। ये खाली चैट पर ही मेरे से सारी बात की थी इन्होंने। और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के नंबर पे इनको मैसेज किया, तो उनके नंबर से मैसेज जा रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से बात कर रहे हो। मैंने कहा सर मैं नेहा बात कर रही हूँ, जो अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको पैसे ट्रांसफर किए थे। आप अभी कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या बात हो गई आप मुझे बताइए जरा। तो इन्होंने कहा था कि सलमान खान इस टाइम पे थोड़ा सा परेशान है। तो मैंने कहा किस वजह से। तो इन्होंने ये भी कहा था कि जो सुशांत सिंह का मैटर चल रहा है उसकी वजह से ये लोग थोड़ा सा भी परेशान है, पर आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, जब हो जाएगा आप मुझे बता दीजिएगा। तो बोला ठीक है। 1 महीना चला गया, 2 महीना चला गया, फिर मैंने इनको किया मैसेज, कॉल किया, तो ये सीधा मुझे कह रहे हैं कि आप कहाँ से बात कर रहे हो। मैंने कहा सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, आपने मेरे से बिल्कुल नेहा जी, देखिए आपकी बात मोटे तौर पे हम लोगों को समझ में आ गई, लेकिन एक थोड़ा सा बिल्कुल शार्प पे बताते चलिए ताकि मैं एक्सपर्ट से इस पर राय ले सकूं। ये हुआ कब आपके साथ, कैसे हुआ, और दूसरा ये बताइएगा कि आपका कांटेक्ट हुआ कैसे, क्या किसी सोशल साइट्स के जरिए हुआ या रैंडम आपको नंबर मिला या किसी परिचित की तरफ से आपको दिया गया, आप इनके कांटेक्ट में कैसे आई, वो कांटेक्ट नंबर आपको कैसे मिला, और ये मामला है कब का, और इसको लेकर क्या कोई रिपोर्ट वगैरह कराई आपने, साइबर एक्सपर्ट की कोई मदद ली या कहीं आपने इसको रिपोर्ट करवाया हो, अगर ऐसा तो इसको भी बताएं थोड़ा शार्प। नेहा ठीक सर, मैंने ना इनसे जब बात हुई थी मेरी, ये लगा लीजिए अगस्त की बात है ये वाली सारी। और इनका नंबर मुझे गूगल से मिला था, क्योंकि मैं गूगल पे ही सर्च कर रही थी बिंग वुमेन का। तो गूगल पे इनका नंबर आया था अमित आहूजा एंड सलमान खान का जो फाउंडेशन है उन सबका नंबर खाली इनका ही था, अमित आहूजा का। बट मुझे ये नहीं पता कि अमित आहूजा का ही नंबर था, किसका था मैं नहीं जानती है। पर उस नंबर पे मेरी सारी चैट हुई थी, जो चैट भी मेरे पास अभी तक पड़ी है। क्या आपने कंप्लेंट की क्या इसको लेकर के कहीं? नहीं, मैंने कंप्लेंट कहीं नहीं की थी। मुझे लगा था कि शायद ये परेशान है, इसकी वजह से ये अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पर उसके बाद जब मेरी इनसे कॉल पर बात हुई थी, मतलब कॉल पे क्या मैसेज पे ही बात हुई थी मेरी इनसे, इन्होंने कहा कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, कौन बात कर रहे हो, हम नहीं जानते आपको, ये सीधा मुकर गए वहां पे। फिर मैंने इनसे ये भी कहा था कि सर मैं आपके नाम से कंप्लेंट करूंगी। उन्होंने कहा कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैं आपको जानता हूँ। ये सीधा मुकर के बिल्कुल नेहा, अब यहां से तो ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि आपके साथ दरअसल फ्रॉड किया गया, और मुझे लगता है कि आपको तत्काल आपका जो नजदीकी जो थाना है वहां पर जाकर इसको कंप्लेंट जरूर करवानी चाहिए, और तभी इसका जो ट्रेस है वो हो सकता है। बहुत शुक्रिया नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं इस पर राय ले लेता हूं। राहुल, अगर आप बात नेहा की सुन रहे हो तो थोड़ा इसको जोड़ते हुए, और इससे पहले भी जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, चूंकि फ्रॉड के दोनों ही मामले हैं, एक मैसेंजर के थ्रू डमी बना करके आपका जो नंबर है या उससे आपका अकाउंट को हैक करना, और दूसरा ये कि एक आर्टिफिशियल आपका दूसरा अकाउंट बनाना, दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजना, ये दोनों ही चीजों को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, प्रिवेंटिव क्या कर सकते हैं, क्या कोई ऐसे ऑप्शन या फीचर्स हैं फेसबुक के ऊपर या अन्य सोशल साइट्स के ऊपर जिसका हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करें, और फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और नेहा की बातों का भी थोड़ा सा जवाब देते चलें। राहुल जी आयुष जी, अभी जैसा आपने बताया, जिस तरह का केस नेहा जी ने अभी बताया, इस तरह के रोज मेरे पास 30 से 40 केसेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूँ।
अक्सर लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो लोग उसको गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए आप गूगल पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो आप सर्च करते हैं गूगल के पे कस्टमर केयर नंबर। जब आप कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं किसी का भी, तो हजारों नंबर्स वहां पे अवेलेबल हो जाते हैं और उनमें से कोई नंबर आप डायल करते हो और अगला व्यक्ति आपसे वही बन के बात करने लगता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, भले ही वो ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं होता, और आप उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं और आसानी से फंस जाते हैं। सबसे पहली बात मैं जितने भी आपके दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूंगा, गूगल पे सर्च किया हुआ कोई भी नंबर जरूरी नहीं ओरिजिनल नंबर ही हो। गूगल जरूरी नहीं ओरिजिनल चीज ही दिखा रहा हो, गूगल वही दिखाता है जो अलग अलग वेबसाइट पे लिखा होता है। तो अगर कोई फेक नंबर डाल देगा तो गूगल सर्च में वो फेक नंबर आपको मिलेगा। तो कभी भी उस फेक नंबर पे ट्रस्ट ना करें। अक्सर ऐसे फ्रॉड्स रिपोर्ट होते हैं, लोग अमेज़न कस्टमर केयर सर्च करते हैं, कई सारे नंबर्स आते हैं, किसी भी नंबर को मिला देते हैं और सोचते हैं कि उनकी अमेज़न कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात हो रही है, जबकि वो होता है एक फेक पर्सन जो आपको कहता है कि एक ऐप डाउनलोड कर लो या गूगल पे मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे, या आपको कोई लालच देता है जैसा नेहा जी को दिया गया। अगर नेहा जी को ये बात समझनी चाहिए थी कि अगर वो हेल्प मांग रही सलमान खान से तो उनको पैसे मिलने चाहिए, ना कि उनको पैसे देने हैं। इसी तरह कई बार लोग आपको गूगल पे कन्विंस करेंगे, रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा आपके पास, आपसे कहा जाएगा इस QR कोड को स्कैन कर लो, आप जैसे ही स्कैन करोगे पैसा आपके खाते से कट जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड UPI से संबंधित या धोखाधड़ी से संबंधित रोज हो रहे हैं, तो दर्शकों को इससे अवेयर होने की जरूरत है। दूसरी बात पे मैं आता हूं, फेसबुक से रिलेटेड फ्रॉड्स। फेसबुक के मामले में हम किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते अपनी फेक प्रोफाइल बनाने से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी फोटोग्राफ यूज करके फेक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। बट उस फेक प्रोफाइल का मिसयूज तब होता है जब अगला व्यक्ति आपके फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजता है और उनसे पैसे डिमांड करता है। अगर मेरी कोई प्रोफाइल US में बना ले और उसका मिसयूज करे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि US में मुझे कोई नहीं जानता। बट अगर कोई मेरी प्रोफाइल लखनऊ में या UP में बना करके मेरे फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके पैसे उस व्यक्ति को दे सकते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, अपनी फ्रेंड लिस्ट को लॉक करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा, अगले व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में कौन लोग हैं, और अगर अगला व्यक्ति फेक प्रोफाइल बना भी लेगा तो भी उसका मिसयूज बड़े लेवल पे नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ जैसे ही हमें ये जानकारी हो कि किसी ने हमारी फेक प्रोफाइल बनाई है, हमें उस लिंक को अपने 4-6 दोस्तों को भेजना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि इस प्रोफाइल को रिपोर्ट करो। फेसबुक ऑटोमेटिकली उस प्रोफाइल को रिपोर्ट कर देगा। और कभी भी कोई व्यक्ति आपसे फेसबुक पे पैसे मांग रहा है तो आप अपने फ्रेंड से ओवर द फोन कंफर्म करें कि क्या आपने वाकई में मुझसे पैसे मांगे हैं, क्या आपको जरूरत है, और फिर वो कंफर्म करता है तभी आगे प्रोसीड करें। इन बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं और इस विषय पर बातचीत करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे संपादक जुड़ रहे हैं। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरविंद जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे एक कलीग ने मुझे ये जानकारी दी कि मेरे फेसबुक से उससे कुछ पैसे मांगे गए। और सवाल ये है कि पैसा अगर मांगा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि फेसबुक के माध्यम से नहीं मांगा जाएगा। पैसा अगर मांगा जाएगा तो टेलीफोन कर लेगा, मोबाइल से कॉल कर लेगा। अगर और भी पैसा आप मांग रहे हैं, फेसबुक से अगर कोई रिक्वेस्ट करके आता है बड़ा अर्जेंट है, नहीं मुझे आप पैसा दे दीजिए, तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जो भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसको ये चाहिए कि नहीं, जिस व्यक्ति की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है उससे एक बार पूछ के कंफर्म कर ले। जैसे अभी चलिए अरविंद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सूर्य कुमार जी, बिल्कुल समय मेरे पास कम है, लेकिन चूंकि जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि अभी उसको तो डेवलप होने में या उसको इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, लेकिन फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि आप तो इन व्यवस्थाओं के अंदर रहे हैं, जिस तरीके से हमारा जब समाज बदल रहा है, हम लोग के तौर तरीके बदल रहे हैं, तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए प्रशासन कर क्या सकता है? थोड़ा सा मैं चाहूंगा इस विषय को बताते चलें। जी, जैसे कि आजकल ये व्यवस्था कर दी गई है कि हर जिले के जो SP साहब हैं, SSP कहलाते हैं, या बड़े शहरों में जैसे कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है, तो वहां पर हर जगह साइबर क्राइम सेल बना दी गई हैं। साइबर क्राइम थाने भी कई जगहों पे बन गए हैं। तो आपको जैसे ही इस तरह की बात हो तो तुरंत उसको ऑनलाइन भी जिले के SSP को आप SP को सूचना भेजें, और साथ ही अगर आपको संभव हो सके तो करीब में जो पुलिस थाना जहां पर साइबर क्राइम या सर्वेलांस सेल, इस प्रकार की इकाइयां पुलिस में सब जगह प्रदेश में गठित कर दी गई हैं, तो उनसे संपर्क कर लें
और अच्छा रहेगा कि कम से कम कोई गजेटेड ऑफिसर, सीओ हैं या एसपी, एसएसपी रोज सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक प्रायः कोई ना कोई पुलिस ऑफिस में अधिकारी डिप्यूट रहता है कि उससे मिल करके आप अपनी समस्या बताएं और उससे ऑर्डर करा दें कि जो केस है उस केस को लिखा दें, लिखा करके उस पर तफ्तीश शुरू हो जाए। और अगर जरा भी कोई विलंब हो, कोई टाल मटोल करे, तो उसी के लिए वहीं पर लोकल जो और ऊपर के ऑफिसर हैं, डीआईजी, आईजी रैंक के, तुरंत उनको ईमेल पर ईमेल की सूची भी दी हुई है जो गूगल पर, और विभाग की सीयूजी की लिस्ट भी दी हुई है गूगल पर। तो उस पर चिट्ठी लिख करके, फोन करके तुरंत अपना, अगर कोई अधिकारी स्वयं नहीं उठाता तो ज्यादातर उसके सहायक सूचना नोट करते हैं जब वो लोग मीटिंग में होते हैं, तो इसकी तुरंत सहायता प्राप्त करें। और जरूरत है कि हमारे जो जुडिशियल अफसर और गवर्नमेंट एडवोकेट्स अभी वो भी इसके बारे में नहीं जानते, तो उनके लिए भी प्रशिक्षण शुरू किए जाने चाहिए ताकि इसके पहले लेट हो जाए और तमाम लोग देखिए प्रशिक्षण के साथ साथ और तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ लोगों को भी समझना होगा, और जब तक लोग खुद से अवेयर नहीं होंगे तब तक इन फ्रॉडस्टर्स के लिए बहुत आसान है इस तरीके से किसी को निशाना बना लेना, उनके साथ फ्रॉड करना। आप लोग का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हालांकि ये अपने आप में बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर आपको अंदेशा है तो एक तो आप उसको रिपोर्ट कराएं, और दूसरा अगर आप सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बेहद जांच पड़ताल करने के बाद, पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही इस तरीके के कदमों को उठाएं, तभी आप ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।